स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 4 है ये, और इसका नाम है वायु। एयर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, क्योंकि एयर, खासकर अगर हम हवा की बात करते हैं तो हमें पता है कि क्लास 6 में भी हमने पढ़ा है, 7th में भी पढ़ना है और क्लास 8 के साइंस में भी पढ़ना है आपको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वायु के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 4, जिसका नाम है एयर, वायु। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है वायुमंडल किसे कहते हैं, अर्थात कि वायुमंडल जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। आप बताएंगे हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु, घनी वायु के मतलब हवा के, एयर के घनी चादरों से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, वो जो है वो वायु अर्थात हवा के घनी चादर से, मतलब कि चारों तरफ से एक आवरण है इसके जो घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्माण करते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, पशु पक्षी इंसान जानवर घोड़े हाथी कीड़े मकोड़े चींटी, जितनी भी चीजें हैं, ये वायुमंडल में जीवित रहने के लिए, इनको जीवन दान देने के लिए ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। हम जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं प्राण वायु के रूप में, श्वास के रूप में, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। एवं सूर्य की किरणों से जो हानिकारक प्रभाव प्रभाव आता है, जो सनलाइट की जो कुछ ऐसे किरणें हैं जो इंसान की सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसके लिए भी यह वायुमंडल हमें उससे बचाने में मदद करता है। जैसे कि ओजोन परत वगैरह जो है, ये वायुमंडल के अंदर ही स्थित होता है और ये सूर्य की उन हानिकारक किरणों से हमें बचाने में मदद करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर, अर्थात यह हमारी रक्षा करता है, यह सुरक्षा की वह चादर है जो हमारे दिन के समय में सूर्य की गर्मी के तापमान से जलने से बचाता है। अगर यह सुरक्षा कवच, अर्थात ये जो मंडल आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, अगर ये हट गया तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं या फिर उसकी जो गर्म किरणें हैं, वो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारे वातावरण में आएगी और हम मनुष्यों का, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी जीव हैं, इन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो वायुमंडल आप समझ चुके हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल जरूरी क्यों है हम आम जीवों के जीने के लिए, ये भी थोड़ा बहुत आपको इस पॉइंट पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हवा के घटक कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है कि हवा के कंपोनेंट मतलब एयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हवा के जो घटक होते हैं वो क्या है। तो देखिए, हवा जो है, एयर जो है, वो कई गैसों का मिश्रण होता है। ध्यान से समझिएगा, हवा जो है वो कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। इन सभी अलग अलग गैसों के मिलने से ये गैसों का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए हवा के बारे में, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये जो हवा है, इसके अंदर कई प्रकार के गैसें मिश्रित होती है, जिसमें ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, और भी बहुत तरह की छोटी मोटी गैसें हैं जिसका मिश्रण आपको इस हवा के अंदर मिल जाएगा। वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा नाइट्रोजन गैस का बना होता है। ये बात आपके लिए 1 नंबर का प्रश्न तैयार होता है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है। मैंने तो अभी आपको समझाया था, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो आप बताओगे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस अवेलेबल है वो नाइट्रोजन है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितना प्रतिशत है भाई ये बताओ, तो आप बताओगे 78%, 78% गैस जो हमारे वायुमंडल में है या फिर हवा के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है और बाकी बचे हुए 1% में कार्बन डाइऑक्साइड
ऑर्गन और अन्य तरह की गैसें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हवा के मिश्रण में कई प्रकार के गैसें अवेलेबल हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी के 1% में आपको बहुत अलग अलग प्रकार की गैसें दिखाई देगी, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखाई देगा, ऑर्गन भी दिखाई देगा और अन्य प्रकार की गैसें भी देखने को मिल सकता है। इन गैसों के अलावा अब ध्यान से समझिए, वायुमंडल में इन गैसों के अलावा हवा में धूल कण और जल वाष्प भी मौजूद होता है। ध्यान से समझिएगा कि इन गैसों के अलावा, किन गैसों के अलावा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद दो और गैस मैंने बताया था जिसमें ऑर्गन्स और भी है, बहुत सारे की ऐसे छोटे मोटे गैस हैं। इसके अलावा इस हवा में धूलकण और जलवाष्प भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन से आप क्या समझते हैं, नाइट्रोजन से क्या अभिप्राय है, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप बताओगे यह गैस वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में रहती है, अर्थात जो नाइट्रोजन गैस है ना वो सबसे ज्यादा है वातावरण में। कितना? 78%। पूरे अगर 100% गैसों की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही अकेला 78% हमारे वायुमंडल में है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए जितने भी पादप, कहने का क्या मतलब है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी छोटे या बड़े पौधे होते हैं, इन सभी को प्रोटीन के निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसीलिए प्रकृति ने 78% गैस जो है वो नाइट्रोजन का दिया है। पादप हवा से गैसीय नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। कुछ पादपों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया रहता है। आपने 7th 8th 6 के साइंस में राइजोबियम नामक जीवाणु के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो दलहन पौधों की जड़ों में होता है और वो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को खींचकर पेड़ की जड़ों के माध्यम से पेड़ों को प्रदान करता है। ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दिया हूं। तो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को उस रूप में बदल देते हैं ताकि पादप मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त कर सके। तो ये नाइट्रोजन के बारे में था। नाइट्रोजन बहुत ही बेहतरीन गैस है, खासकर पादपों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि अगर मनुष्य इस पृथ्वी पे रहता है तो आपको पता है कि पेड़ पौधों का रहना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ऑक्सीजन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए और जीव जंतुओं के लिए प्राण वायु के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है। यह वायुमंडल की दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। प्रचुर मात्रा कहने का मतलब है पहले नंबर पे कौन आता है? 78% नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे 21% ऑक्सीजन। तो ये हो गया ना कि इस वायुमंडल में दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा वाला गैस यही है। लगभग हर सजीव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जितने भी सजीव हैं, जितने भी इस पृथ्वी पे सजीव जीव आप देखते हैं जो श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही सब तो सजीव कहलाते हैं। तो जितने भी सजीव हैं इन सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हरे पादप जो होते हैं, मतलब पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान, अर्थात जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस अंतराल में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, मतलब कि व्हाट इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ये साइंस के बच्चों के लिए तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ऐसा मत समझो कि जियोग्राफी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन क्या है, क्या समझते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, लिख भी देता हूं मैं ताकि आपको याद रखे। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हरे पादप मतलब हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं।
हम मनुष्य भी जब अपना भोजन बनाते हैं तो तेल, लहसुन, प्याज, चावल, अदरक, जीरा, मरीच, नमक ये सब इस्तेमाल करते हैं ना। ऐसे ही जब हरे पादप, हरे पेड़-पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको भोजन बनाने के समय क्या चीज़ चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए। अधिकतर सजीव श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं, याद रखिएगा। ये भोजन के समय में पेड़-पौधे जो हैं, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और जितने भी सजीव पदार्थ हैं, हम मनुष्य हो गए, हाथी, शेर, चीता, ऊँट, जितने भी सजीव पदार्थ आपको दिखते हैं, जीव दिखते हैं, वो लगभग-लगभग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ये पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और वो ऑक्सीजन कौन एब्ज़ॉर्ब करता है? हम मनुष्य एब्ज़ॉर्ब करते हैं। मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जिसके ऊपर हर एक व्यक्ति पेड़-पौधे के ऊपर डिपेंडेंट है और पेड़-पौधा भी व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये बैलेंस जो है, वो बना रहना चाहिए। आपने देखा है कि अधिकतर सजीव जो है वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं लेते क्या है ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने यह भी देखा होगा कि हरे पादप जो होते हैं अर्थात हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या छोड़ते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह हरे पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं मतलब इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। यदि पृथ्वी पर पादपों की संख्या कम हो जाएगी तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। यही मैं आपको अभी समझा रहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों और मनुष्यों के बीच में यह संतुलन आगे तक बना रहे इसके लिए जरूरी है कि इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में हो। जब हम ईंधन का दहन करते हैं, जब हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं या किसी चीज को जलाते हैं, तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्रा जो होती है, जो क्वांटिटी क्वालिटी होती है, वो बढ़ जाती है और इसके कारण मौसम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज के समय में आपने देखा होगा कि बारिश जो है वो सही समय से नहीं हो रहा, सही तरीके से गर्मी नहीं हो रहा, सही तरीके से ठंड नहीं आ रही। तो ये सब क्या है? ये सब मौसम के ऊपर होने वाले बुरे प्रभाव ही तो है। ये कुप्रभाव ही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता है और ऑक्सीजन की कमिता है, जिसके कारण ये अनबैलेंस होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वायुमंडल की कितने परतें होती है। वायुमंडल में कितने परतें होती है तो याद रखिएगा वायुमंडल में 5 परतें होती है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। ये पांचों पॉइंट्स आपके बिल्कुल दिमाग में याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है तो आप बताओगे 5 परतों में है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल से आप क्या समझते हैं या फिर क्षोभ मंडल का क्या अभिप्राय है? तो देखिए यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। याद रखिएगा जो क्षोभ मंडल होता है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परतों में से है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है। हम सभी इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा ये जो क्षोभ मंडल है ना हम जितने भी जीव है ना वो सब इसी क्षोभ मंडल में ही रहते हैं और इसकी हाइट कितनी है 13 किलोमीटर। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो वातावरण है ये जो 13 किलोमीटर की जो ऊंचाई है हम अगर इस रेंज से ऊपर चले जाएं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होने लगती है, ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता होने लगती है। मौसम जो है वो लगभग-लगभग सभी घटनाएँ जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, मतलब ओलावर्षण हो गया, सब इसी परत के अंदर होता है। इसके बाहर ये सब चीज़ें देखने को आपको नहीं मिलेगा कि बारिश हो रहा है, कोहरा लग रहा है, अंधेरा हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इस क्षोभ मंडल के बाहर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है और क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी जीव हैं, जितने भी हम लोग हैं, इंसान हो या कोई और जीव हो, ये सब इसी में रहते हैं और इसकी जो हाइट है ना, वो 13 किलोमीटर के आस-पास है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समताप मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल जो 13 किलोमीटर हाइट हमारा क्षोभ मंडल है ना, इसके ऊपर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, समताप मंडल आ जाता है। यह लगभग लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें बादल वादल का कोई टेंशन नहीं होता, मौसम संबंधी कोई परेशानियां नहीं होती। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियां है ना, वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। मतलब यहाँ पे ये जो एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, जहाज वगैरह उड़ता है, वो सब इसी मंडल में उड़ता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परतें होती है। यही वो ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें होती है उससे हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मध्य मंडल किसे कहते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। अब समझिए, पहले हमने आपको क्या समझाया था, पहले आपको मैंने क्षोभ मंडल समझाया था। ध्यान से समझिए, हमारा जो था पहले क्षोभ मंडल था। अब क्षोभ मंडल के ऊपर हमारा क्या था, समताप मंडल। मतलब अगर ये क्षोभ मंडल है 13 किलोमीटर का, तो इससे ऊपर हमारा समताप मंडल है जो 50 किलोमीटर का है। इसके बाद हमारा मध्य मंडल है और ये लगभग लगभग 80 किलोमीटर हाइट का होता है। और यह लगभग लगभग 80 किलोमीटर हाइट का होता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड जो है वो इस परत में आने पर जल जाते हैं, उसमें आग लग जाता है, जिसको देख के अक्सर हम आंखें बंद करके रात में विश मांगा करते हैं और कहते हैं टूटता हुआ तारा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उल्का पिंड होता है जो इस परत में आते ही, किस परत में, मध्य मंडल में आते ही उसमें आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है बाह्य वायुमंडल किसे कहते हैं। तो देखिए बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर का हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 80 से 400 किलोमीटर इसकी हाइट है। और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। ये जो हम सैटेलाइट, ये जो हम टीवी सिग्नल या मोबाइल का नेटवर्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब इसी परत के अंतर्गत होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है, वापस लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहिर्मंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिए, ये जो वायुमंडल है जिसमें मैंने आपको क्षोभ मंडल समझाया, समताप मंडल समझाया है, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल समझाया है, इन सबसे ऊपर का जो परत है, सबसे ऊपर का परत, उसे हम इसी बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है, बहुत पतली, बहुत थिन पॉइंट होता है। जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ध्यान से समझिएगा, ये हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है मौसम एवं जलवायु किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मौसम एवं जलवायु से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे मौसम किसी स्थान के वातावरण की सूचना देती है, जानकारी देती है। मौसम क्या करता है, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का, किसी भी देश का, वहां के वातावरण का, इन्वायरमेंट का सूचना, जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि मौसम गर्म है या फिर मौसम ठंडा है या फिर मौसम शुष्क है, इस तरह की जानकारी हमें यहां से प्राप्त होता है। उस स्थान की जानकारी हमें मौसम के द्वारा प्राप्त होती है। यह दिन प्रतिदिन बदल सकता है। अब जैसे कि मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे आज गर्मी है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि कल भी गर्मी होगा, हो सकता है कल बरसात हो जाए। तो ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, यही हमारा मौसम एवं जलवायु की जानकारी के रूप में जाना जाता है। और जलवायु अब क्या होता है वो समझ लीजिए। जलवायु जो है वो स्थान पर लंबे समय तक जो मौजूद होता है, अब मौजूद जिसमें तापमान आ जाता है, वर्षा आ जाता है, आर्द्रता आ जाता है, शुष्कता आ जाता है, इन सभी का जो स्थान प्रभावित होता है इससे, उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं।
गजबे रे के बजा रहा है देखना यार। केकर बियाह हो रहा है। किसका है शादी। हाँ। चलो शांत रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है तापमान किसे कहते हैं। टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का जिस टेम्परेचर का अनुभव करते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि दिल्ली में कितना बुरा हाल था। मतलब 55, 57, 58, एक दिन तो 60 के आसपास गूगल शो कर रहा था कि यहाँ की टेम्परेचर चली गई थी। बहुत ही बुरा हाल था। बहुत भयंकर गर्मी थी। तो यह वायुमंडल का तापमान होता है। ये जो है टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्रतिदिन जिस टेम्परेचर को फील करते हो, अनुभव करते हो, ये वायुमंडल का टेम्परेचर होता है। बाजू में ताप एवं शीलता का परिणाम को हम तापमान कहते हैं। जो टेम्परेचर हमें बाजू मतलब हमारे हाथ में फील होता है, जैसे कि थर्मामीटर वगैरह के चेक करने के समय आपको पता है कि अंडर आर्म्स में हमने थर्मामीटर को चेक करना होता है, जिससे हमारे हमारे शरीर का टेम्परेचर पता चलता है। तो जो हम फील करते हैं वो तो वायुमंडल या वातावरण का टेम्परेचर होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर हमारे अंडर आर्म्स के माध्यम से पता चलता है। तो ये तापमान के बारे में था। इस तरह से आपने देखा क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 4, जिसका नाम था वायु अर्थात एयर। इंग्लिश में एयर और हिंदी में वायु। यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।